आप देख रहे हैं News 24 और मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ इस समय अपनी स्क्रीन पर आप डॉक्टर अरविंद कुमार को देख रहे हैं, जो कि एक लंग स्पेशलिस्ट हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, फेफड़ों के स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन अपने एक्सपीरियंस और अपने स्किल्स की बदौलत पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के इंडियंस खास तौर से इनको जानने लगे हैं, क्योंकि इनके हाल के कुछ वीडियोस आपने जरूर अपने मोबाइल पर देखे होंगे, बहुत वायरल हुए हैं डॉक्टर अरविंद कुमार के वीडियोस। इसीलिए मैंने आज इनको स्पेशली इनवाइट किया है अपने साथ इस वीडियो सेशन में, ताकि कुछ एक एक्सरसाइजेस बहुत यूनिक और बहुत सरल अंदाज में डॉक्टर अरविंद कुमार बताते हैं, जो बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक मिला है कि वो घर पर उन एक्सरसाइज को कर भी रहे हैं और उनसे फायदा भी उठा रहे हैं। अच्छा, और इस सेशन में डॉक्टर राजीव खुराना एक कैमरामैन के तौर पर आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उनका रोल भी बहुत क्रूशियल है। डॉक्टर अरविंद कुमार, वेलकम। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? मैं ठीक हूं और News 24 के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दर्शक आपको देखना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं। आपने कुछ एक एक्सरसाइजेज ऐसी बताई हैं जो बहुत वायरल हुई हैं। मैं चाहता हूं कि आप ही बताएं उसके बारे में और आप ही सिखाएं लोग घर में ये एक्सरसाइजेज कैसे करें, उनके क्या फायदे हैं। मानक जी, इस समय कोविड ने हमारे देश में बहुत ही एक विकराल सी स्थिति बना रखी है और हम सबको मालूम है किस तरह से घर घर में लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको माइल्ड डिजीज होती है और वो घर में रह करके अपने को होम आइसोलेशन करके और उसका इलाज कर सकते हैं। होम आइसोलेशन का मतलब सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर से सलाह से लेना चाहिए, टेली कंसल्टेशन से, लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंट घर में कर सकते हैं। तो घर में रह करके मैंने ये देखा था चंद महीनों पहले कि लोग घर में बैठ के सारा टाइम बीमारी के बारे में सोचते रहते थे, कहीं ब्लड टेस्ट कराने की सोचते थे, कहीं सीटी स्कैन कराने की सोचते थे और सब हर समय बिस्तर में लेटे रहते थे, जिससे उनके मतलब चेस्ट की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ने की जगह और उसको कम कर लेते थे। तो वहीं से मेरे दिमाग में ये बात आई और एज ए चेस्ट सर्जन हम अपने पेशेंट्स को सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद ये चेस्ट फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो उस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए ये ख्याल आया कि जब हम होम आइसोलेशन पे हैं, अकेले हैं या फैमिली के साथ हैं, अगर सब लोग संक्रमित हैं तो कमरे में हैं, कुछ करने को हमारे पास नहीं है, चिंतित होने की जगह अगर हम जो शुरू के ये 5, 6, 7 दिन, पहला हफ्ता कोरोना का होता है, इस समय को अपने लंग्स को सुदृढ़ बनाने के लिए इस्तेमाल करें, उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं और कुछ ऐसी चीजें करें जिससे बजाय सीटी स्कैन कराने के एक मोटे मोटे तरीके से हमको पता लगता रहे कि हमारे लंग्स ठीक है। तो उसी के तहत हमने ये डीप ब्रीदिंग और ब्रेथ होल्डिंग की एक्सरसाइज बताई है, जो बहुत सिंपल है। किसी में इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई खर्चा नहीं है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। ये बैठ के करनी होती है। आप बैठ जाइए आराम से, सीधे होकर के अपने कंधों को थोड़ा सा मूव करिए, कंधों को थोड़ा सा आगे पीछे करिए, थोड़ा सा बॉडी को लेफ्ट राइट मोड़िए, जिससे चेस्ट का कुछ मूवमेंट हो। मैंने देखा है कि लोग ऐसे उकड़ू करके सारा टाइम बिस्तर में लेटे रहते हैं, जो ठीक नहीं है। उससे हमारे लंग्स के जो पेरिफेरल मोस्ट एरियाज होते हैं वो थोड़े कोलैप्स हो जाते हैं। तो अगर आप बैठ गए, अब आपको पहले सांस हल्के से निकालना है और फिर मुंह से एक गहरी सांस लेनी है। सबसे अहम चीज है कि आप मुंह से सांस लें। क्यों? बहुत से लोगों को नोज में थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन होता है और कोविड में तो जुकाम वगैरह साथ में हो तो और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। मुंह से आप बड़ी सरलता से सांस ले सकते हैं। अहम चीज यह है कि आपने जितना सांस अंदर खींच सकते हैं उतना खींचना हो। जब आपको लगे कि आप नहीं खींच सकते तो 1 सेकंड और एक्स्ट्रा खींचना है और खींच कर उसको वहीं अपने को फ्रीज कर देना है और जितनी देर रोक सकते हैं उसको रोक के रखना है। और अगेन जब आपको लगे कि अब नहीं रोक सकता हूं, 1 सेकंड और रोकना है और फिर उसको छोड़ देना है। तो ये जो जितनी देर हम रोक पाए, इसको हम कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग टाइम। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं। मैं बैठा, मैंने हल्के से सांस बाहर निकाली और मुंह खोल के
अब मैं तो एक्चुअली 40 सेकंड से ऊपर रोक लेता हूं, क्योंकि मैं नियमित रूप से प्रैक्टिस करता हूं। मैं टीवी शो का उतना समय नहीं वेस्ट करूंगा, तो मैंने ये 5-6 सेकंड में ही मैं दिखाना ये चाहता हूं कि आप गहरा सांस लीजिए और खींच के अपने को बिल्कुल वहां फ्रीज कर दीजिए। जितनी देर रोक सकते हैं रोक लीजिए। जो आपने पहली बार किया ये आपका हुआ ब्रेथ होल्डिंग टाइम। शुरू शुरू में हो सकता है ये 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 13, 14 सेकंड हो। आप प्रण करिए कि मैं आज रात को सोने से पहले इसमें 2 सेकंड्स का इंक्रीज करूंगा। और मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप घंटे में 1 या 2 बार इसको करिए, क्योंकि एक बार आपने बहुत गहरा सांस खींच के अगर 10, 15, 20 सेकंड रोका और छोड़ा तो हल्का सा आप उस समय थक जाएंगे। 1-2 बार आपकी सांस तेज आएगी, लेकिन इसका जबरदस्त फायदा होता है। तो 1 घंटे में 1 या 2 बार करें। जब आप अगले घंटे में करें तो कोशिश करें कि पिछले घंटे के मुकाबले 1 या 2 सेकंड ऐड कर दें। तो रात तक अगर आपने पहले दिन 2-3 सेकंड ऐड कर लिए, अगले दिन आपने जो रात को अचीव किया था, अगले दिन सुबह की हमारी शुरुआत वहां से हुई, हमने फिर उसमें 2-3 सेकंड ऐड कर लिए, उसके अगले दिन फिर 2-3 ऐड कर लिए। तो इस तरह से अगर आपका शुरू में 12-14 सेकंड भी था, जैसा मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा, वो तीसरे, चौथे, 5वें दिन तक वो 25-30 सेकंड से ऊपर पहुंच गए थे। इसके 3 फायदे हैं। एक तो जब आप ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी, जितनी देर आप ज्यादा सांस रोक पा रहे हैं, इसका मतलब आपके लंग्स उतने सुदृढ़ हो रहे हैं। तो आप लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अब लोग कहेंगे कैपेसिटी कैसे बढ़ रही है? तो जब हम उकड़ू पोजीशन में ऐसे होते हैं तो लंग्स के पेरिफेरल मोस्ट एरियाज कोलैप्स होते हैं, जबकि हम जब उसको पूरा खींचते हैं तो अब हम अपने लंग की 100% कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। तो हमने उसका जो वर्किंग अमाउंट था उसको बढ़ा दिया, एक बात। दूसरा, हर रोज अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम चंद सेकंड बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है आपके लंग्स के सब कुछ ठीक है। क्योंकि अगर लंग्स में कुछ भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपका बढ़ता हुआ टाइम एकदम से कम हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 30 सेकंड से ऊपर पहुंच गया है तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है, उसके लंग्स में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और तीसरा एडवांटेज ये है कि आप जब ये खींच करके इसको रोकते हैं तो कहीं ना कहीं आप न्यूमोनिया होने से अपने लंग्स को रोक रहे हैं, और अगर माइनर न्यूमोनिया होगा भी तो वो आपके ऑक्सीजनेशन को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यह एक क्रूड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है कि आपके लंग्स में सब कुछ ठीक है। अब अगर मान लीजिए 7वें 8वें दिन या 6ठे दिन आपको न्यूमोनिया हुआ तो आपका धीरे धीरे बढ़ता हुआ ब्रेथ होल्डिंग टाइम एकदम से कम हो जाएगा। वो आपको एक सिग्नल मिलेगा कि ये कुछ गड़बड़ है। फिर आप सीटी स्कैन वगैरह कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग दूसरे दिन, तीसरे दिन बिना किसी चेस्ट सिम्टम के सीटी स्कैन कराने के लिए भाग रहे हैं, अपने को, फैमिली को परेशान कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव पेशेंट घर से बाहर निकल के सीटी जा रहा है, सीटी के लिए, वो संक्रमण को फैला रहा है। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप लोग घर में रहकर इस डीप ब्रीदिंग ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज करके कोशिश करिए कि अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम 30 सेकंड से ऊपर ले जाएं। जिसका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 30 सेकंड से ऊपर है वो बिल्कुल ग्रीन जोन में है, उसको लंग्स के बारे में उस समय चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन हाँ डॉक्टर कुमार, ये एक्सरसाइज जो आपने बताई है खाली कोविड पेशेंट्स कर सकते हैं या हेल्दी लोग भी कर सकते हैं और कोविड से रिकवर किए हुए लोग भी कर सकते हैं? आनंद जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। मैंने अभी ये देखा है कि जब से ये वीडियोस सर्कुलेट हुए हैं, मैंने देखा है कि जनरली घर में सब लोग, देखिए ये तो एक सिंपल लंग की एक्सरसाइज है, जितने लोग करेंगे उनको इससे फायदा ही होना है और कुछ नुकसान नहीं होना है। ये तो हुआ दूसरे लोगों की बात। सबसे ज्यादा रोल इस एक्सरसाइजेस का आएगा जो कोविड से रिकवर होके आ रहे हैं। देखिए कोविड में जो लोग अस्पताल में, खासकर से जो 10 से 15% वो लोग जिनको मॉडरेट या सीवियर डिजीज हुई है, जिनको काफी लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो उनके लंग में जो न्यूमोनिया हुआ है, अगले चंद महीनों में जब उसकी हीलिंग होगी तो उसमें कुछ में तो हीलिंग ठीक हो जाएगी, लेकिन जहां लंग को ऑर्गेनिक डैमेज हो गया है वो हीलिंग के टाइम लंग्स में फाइब्रोसिस होगी और उससे आने वाले समय में लंग्स और ज्यादा श्रिंक कर सकते हैं। अब उसको अगर हमें रोकना है तो उसके लिए भी ये एक्सरसाइजेस रामबाण सिद्ध होंगी। घर में आने के बाद वो, ऑफ कोर्स मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि वो लोग जो रिकवर होके आ रहे हैं और खासकर से अगर वो ऑक्सीजन पे हैं तो वो करते समय पहले अपनी ऑक्सीजन देखें। अगर वो काफी हाई फ्लो पे हैं तो शुरू शुरू में उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा,
जब वो कम 4-5 लीटर पे आ जाएंगे तब वो धीरे धीरे शुरू करे और ऑक्सीजन देखते रहें कि किसी भी कीमत पे ऐसी एक्सरसाइज करते समय उनका ऑक्सीजन 90 से नीचे ना जाए। ऐसा नहीं होगा अगर वो धीरे से एक बार रोक करके थोड़ा सा 2-4 सेकंड, 5, 6, 8, 10 सेकंड रोकेंगे और छोड़ देंगे तो सैचुरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से धीरे धीरे वो लंग्स खुलने लग जाएंगे और जो फाइब्रोसिस का प्रोसेस है उसको हम ज्यादा फुला करके काउंटरएक्ट कर पाएंगे। 3 से 6 महीने अगर आप अपनी मेहनत करके जान लगा करके लंग्स को पूरा फुला देंगे तो मैं पक्का विश्वास रखता हूं कि बहुत सारे लोग जो आगे चल के फाइब्रोसिस की तरफ चले जाते वो अपने लंग्स को फुला के कहीं ना कहीं कुछ हद तक उस फाइब्रोसिस को रोक पाएंगे। तो इसका बहुत बड़ा रोल कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स में होगा। मानक जी। ओके अच्छा, एक और चीज डॉक्टर अरविंद कुमार, एक और प्रोन एक्सरसाइज के बारे में आपने वीडियो बनाया था, वो भी बहुत वायरल है। प्रोन एक्सरसाइज आपके उस वीडियो से पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी एज अ टर्म, लोग नहीं जानते थे क्या होती है प्रोनिंग, लेकिन आपने जो करके दिखाया उसे कि कैसे कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए और क्या फायदे हैं उसके, मैं चाहता हूं एक बार सर वो भी करके बता दीजिए, क्योंकि आप ही ने कहा था कि वो करने से ऑक्सीजन आपका नेचुरली बढ़ सकता है। जी मानक जी, शरीर को प्रोन पोजीशन में करना यह एक साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड है हमारे लंग्स के ऑक्सीजनेशन को बढ़ाने का। और ये ओवर 10 इयर्स से आईसीयूज में जो वेंटिलेटेड पेशेंट्स होते हैं जिनको 100% ऑक्सीजन देने के बाद भी उनका सैचुरेशन नहीं ठीक होता, कुछ बीमारियां होती हैं कोविड के अलावा भी जिनमें ऐसा होता है, उन पेशेंट्स में हम इसका 10 साल से ऊपर से आईसीयू में इस्तेमाल हो रहा है। और इसी चीज को कोविड में अवेक पेशेंट्स में अप्लाई कर दिया गया कि जिसका ऑक्सीजन, जैसे मैंने बताया, ब्रेथ होल्डिंग करिए, 6 मिनट वॉक करिए। मान लीजिए एक स्टेज आई 7वें 8वें दिन जहां आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट में सैचुरेशन फॉल करने लगा या रेस्ट पे भी आपका 94 से नीचे आ गया। अब आपको 94 से नीचे आने पर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। आप ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट कर रहे हैं या हॉस्पिटल जाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उस सबसे पहले जैसे ही आपका सैचुरेशन 94 से नीचे आया, अगर आप सेल्फ प्रोनिंग कर लें तो ये तुरंत आपका आधे घंटे में ऑक्सीजनेशन 6 से 8% बढ़ा देता है। यह कोई मेरी डिस्कवरी नहीं है, मैंने सिर्फ इसको करके दिखाया था। यह एक साइंटिफिकली प्रूव मेथड है जो आज भी पूरे विश्व में आईसीयूज में यूज हो रहा है और इससे आईसीयू में सीरियस पेशेंट्स में डेथ रेट में एक डेफिनेट डिक्रीज प्रूव्ड है। ये बहुत अहम मुद्दा है। तो इसमें सबसे जरूरी चीज ये है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन थ्योरी बता दूं कि हम पेट के बल लेटते हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे थे पहले कि सीधा पेट के बल लेट जाते थे जिससे हमारा पेट दबता था और वो उल्टा काम करता था, क्योंकि हमारे चेस्ट और पेट के बीच में एक लेयर होती है दोनों तरफ जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। वो लेयर अप डाउन मूव करती है हमारी श्वास के साथ में और उस मूवमेंट से हमारे लंग्स में हवा आने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। डायाफ्राम का ब्रीदिंग में जबरदस्त रोल होता है। अगर आप पेट को दबा देंगे तो डायाफ्राम का मूवमेंट रुक जाता है और ब्रीदिंग पर उल्टा असर पड़ता है, जैसा कि लोग पहले कर रहे थे। तो जरूरी चीज यह है कि आपको तकिए रखने हैं और तकिए आपको पेट के नीचे नहीं रखने। पेट के नीचे जो ये हिप बोन होती है, हिप बोन के नीचे रखने हैं और एक आपको अपर चेस्ट के नीचे रखना है, जिससे आपका पेट बिल्कुल फ्री रहे और पेट और बेड के बीच में आपका हाथ चला जाना चाहिए। यह सबसे अहम चीज है। जब हम ऐसे लेटते हैं हमारा पेट फ्रीली मूव करता है, डायाफ्राम फ्रीली मूव करती है, लंग्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई और एयर सप्लाई का जो गड़बड़ हो जाती है वो ठीक हो जाती है और उससे 6 से 8% तुरंत हमारा सैचुरेशन बढ़ जाता है। हम 1 से 2 घंटा बेली डाउन जिसे कहते हैं लेटे, फिर हम लेफ्ट साइड करवट लेके लेट जाएं, फिर हम राइट साइड करवट लेके लेट जाएं, फिर 1-2 घंटे के लिए सीधे लेट जाएं। तो ये साइकिल चलती रहती है और 4-5 दिन में जैसे जैसे लंग्स सुधरते हैं पेशेंट्स का ऑक्सीजनेशन बढ़ जाता है। ये जो 6 से 8% का इंक्रीज है, यह हो सकता है माइनर फॉल के केस में आपको ऑक्सीजन से बचा ले या मेजर फॉल हुआ तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम कर दे। और जब तक आप सिलेंडर और हॉस्पिटल जाने का अरेंजमेंट करते हैं
तब तक आपको ये ब्रीदिंग टाइम दे देता है। और आईसीयू में आज भी कोविड पेशेंट्स में भी नियमित रूप से इस पद्धति का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ बता दूं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जिनका पेट बहुत भारी है, जिनको सीवियर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, जिनको बैक का ऑपरेशन हो चुका है या बैक की प्रॉब्लम है, हिप बोन या पैर की हड्डियों में ऑपरेशन हो चुके हैं, उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन जगहों पे दिक्कत हो सकती है। खाना खाने के तुरंत बाद भी बेली डाउन नहीं लेटना चाहिए। उसके अलावा सब लोग लेट सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ लेट सकते हैं। मैंने तो बाईपैप के साथ भी इसको लेट करके खुद करके देखा है, हम वो कर सकते हैं। अब मैं आपको करके दिखा देता हूं। हम 3 जगह पिलोज रखते हैं। एक ये बिल्कुल पैर की तरफ, देखिए ये है पिलो जो बिल्कुल पैर की तरफ है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पिलो हैं 2 या 3 या 4 आपको लेने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर पिलो, जो कि हमारी पेल्विस, जो ये है हिप बोन हम जिसे कहते हैं, इस हिप बोन के नीचे आएंगे। ध्यान रखना है कि पेट के नीचे पिलो नहीं आना है। पेट का जो लोअर मोस्ट पोर्शन है जिसको हम हिप बोन कहते हैं, ये पिलो पे आएगी। और तीसरा पिलो होगा हमारे हेड एंड की तरफ, जो हमारी अपर चेस्ट को सपोर्ट करेगा। तो प्रोनिंग पोजीशन में जाने के बाद हमारी अपर चेस्ट एक पिलो पे सपोर्टेड होगी, हमारी जो ये हिप बोन है ये 2 या 3 या 4 डिपेंडिंग ऑन थिकनेस ऑफ पिलो उस पे सपोर्टेड होगी, और पैर हमारे नीचे की तरफ होंगे। सबसे अहम चीज है कि पेट बिस्तर पे नहीं दबना चाहिए, और आपकी पोजीशन हो जाने के बाद पेट और बेड के बीच में एक हाथ जा पाना चाहिए, जो इंश्योर करेगा कि आपके पेट का मूवमेंट ठीक हो रहा है। अब मैं इसको करके दिखाता हूं। मैं झुका, पेशेंट तो लेटा होगा तो वो लेटी पोजीशन में भी कर सकते हैं, मैं आपको खड़े होकर दिखा रहा हूं। अब मैंने ये 3 पिलो लिए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा पेट ना दबे, ये जो पेल्विस वाला पोर्शन है ये इसके ऊपर आए। तो मैंने अपना ये जो पेल्विस का पोर्शन है इसको इन पिलोस के ऊपर लिया, लेट करके थोड़ा सा मैंने उसको एडजस्ट किया। अब मेरा पेल्विस का पोर्शन, हिप बोन वाला पोर्शन पिलोस के ऊपर है, पेट बिल्कुल फ्री है। अब ये चेस्ट वाले तकिए को मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ लिया और इसको यहां पर जो मेरी अपर चेस्ट है इस पे कर लिया, यहां पर। अब आप देखिए इस पोजीशन में आने के बाद इधर साइड से दिखाइए कि ये जो हाथ है मेरा, देखिए मेरे पेट और बेड के बीच में आराम से जा रहा है, और जब मेरा सांस से मेरा पेट हिल रहा है तो पेट के मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये सबसे अहम चीज है कि हमारा पेट नहीं दबना चाहिए। और जो तीसरा पिलो है वो मेरा पैर की तरफ है, आप देख लीजिए मैंने अपने पैर जो हैं वो पिलोस पे सपोर्ट किए। उसको आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, और अगर अनकंफर्टेबल लगे तो हटा भी सकते हैं। अब जो हमने ये चेस्ट की तरफ पिलो रखा है इसको हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। अब सर कैसे पोजिशन करें, कई तरीके हैं। आप या तो सीधा इसको थोड़ा ऊपर लेके अपनी थोड़ी जो है वो इस पे सपोर्ट कर सकते हैं, देखिए ऐसे हो गया। या दूसरा ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा इसको नीचे करें, और हमने दोनों अपने हाथ ऐसे ले लिए और हमने हाथ पे इसको सपोर्ट कर लिया। और ऑक्सीजन अगर लगी है तो मास्क लगा है तो मास्क भी लगा हुआ हो सकता है, और अगर नेजल कैनुला है तो वो भी लगा हुआ हो सकता है। या मैंने अपने सर को ऐसे कर लिया, या मैंने अपने सर को ऐसे कर लिया, या फिर इसको हटा के मैंने इसको इसके ऊपर कर लिया। तो आपको चूंकि 2 घंटे तक लेटना है तो आप बीच बीच में इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप हाथों की पोजीशन जो है वो आपको कंफर्टेबल रखनी है, आप यहाँ भी रख सकते हैं। आपने एक हाथ साइड ऑफ द बॉडी में कर लिया, दूसरे को थोड़ा आगे पीछे कर लिया, इसको इधर कर लिया, इसको आगे पीछे कर लिया, और बीच बीच में आप थोड़ी बहुत पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बीच में अगर संभव हो, अगर आपको थकान ना हो और ऐसा करने पे आपका ऑक्सीजन ना कम हो रहा हो, तो आप थोड़ी देर के लिए बीच में चेस्ट को ऐसे उठा करके डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और फिर आप वापस आ सकते हैं। ध्यान रहे कि ये सैचुरेशन लगा के करें। मानव जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच डॉक्टर अरविंद कुमार, थैंक यू सो मच। आपने खुद इतना पेन लिया, इतनी एक्सरसाइज करके भी दिखाई ताकि लोगों का कुछ फायदा हो जाए। जाहिर है इसकी जरूरत बहुत है आजकल, आप भी देख रहे हैं इतनी कमी हो रही है ऑक्सीजन की, डॉक्टर्स की, आईसीयू की, दवाइयों की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी एक्सरसाइजेस मेरे दर्शकों के लिए बहुत काम आएंगी। थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर राजीव खुराना, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।